कल आपको बताया गया था एसिटिक अम्ल के बनाने की विधियाँ और उसके आज बताया जा रहा है साबुन। इसके आगे का टॉपिक है साबुन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि साबुन क्या होता है। उच्च अणुभार वाले वसीय अम्लों के वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण उच्च अणुभार वाले वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। साबुन का फार्मूला होता है C17H35COO। वैसे इसका नाम होता है सोडियम एस्टियरेट इसका नाम होता है। तो साबुन का रासायनिक नाम यदि कोई पूछे तो सोडियम एस्टियरेट भी होता है, और भी होता है सोडियम पामिटेट भी साबुन का नाम होता है। सोडियम पामिटेट मतलब ये है कि उच्च अणुभार वाले जो वसीय अम्ल होंगे उसके अकॉर्डिंग साबुन का फार्मूला बनेगा और साबुन का सूत्र बनेगा। ठीक, तो साबुन क्या है? उच्च अणुभार वाले वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन दो प्रकार के होते हैं, एक मृदु साबुन और एक कठोर साबुन। एक मृदु साबुन होता है और एक कठोर साबुन होता है। मृदु साबुन क्या होता है? वसीय अम्लों के जो पोटेशियम लवण होते हैं, वसीय अम्लों के जो पोटेशियम लवण होते हैं वो मृदु साबुन होते हैं, और वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं वो कठोर साबुन। मृदु साबुन में पोटेशियम होगा और कठोर साबुन में सोडियम होगा, अंतर ही होगा। ये भी साबुन है और ये भी साबुन है। यही तो बताया गया कि सोडियम लवण हो या पोटेशियम लवण हो साबुन होता है। ठीक, अब इसके बाद में साबुनीकरण क्या होता है? साबुनीकरण वैसे साधारण सी परिभाषा साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहेंगे। साबुन बनाने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है, लेकिन ये परिभाषा ठीक नहीं लग रही है, बहुत छोटी सी परिभाषा लग रही है। तो साबुनीकरण की परिभाषा कैसे बनाएंगे? जब उच्च अणुभार वाले वसीय अम्लों का जल अपघटन कास्टिक सोडा के द्वारा किया जाता है। तो उससे बना यौगिक साबुन कहलाता है और इस क्रिया को साबुनीकरण क्या बताया गया? उच्च अणुभार वाले वसीय अम्लों का जब जल अपघटन करते हैं, किसके द्वारा? कास्टिक सोडा के द्वारा, तो साबुन बनते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब देखते हैं भाई रिएक्शन क्या होती है इसकी। CH2COO C17H CH3COO C17H CH2COO C17H ये
स्टे यानी कम होता है, स्टे देखा हो वसा। इसका जल अब गठन कराते हैं कास्टिक सोडा के द्वारा, तो यानी होया लिख लिए। अब इतना जो होगा वो साबुन होगा। चेंज इंटू C17H35 COO, यानी इसमें कितने लगा 3 है, C17H35 COO, यानी एक हो गया, एक ये हो गया, एक तो 3 बन गए। प्लस बचेगा CH2OH, CHOH और CH2। इसका नाम ग्लिसरॉल होता है। इसका नाम क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। और इसका नाम साबुन होता है। ठीक, तो ये क्रिया क्या हो गई? साबुनीकरण हो गई। और आपको बता ही दिया गया कि मृदु साबुन क्या है और कठोर साबुन क्या है। अब इसके बाद में आता है अच्छे साबुन के गुण। मीन्स अच्छा साबुन कौन सा हो? अच्छा साबुन जो होता है वो मुलायम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मुलायम होना चाहिए। कठोर होगा तो क्या अच्छा साबुन रहेगा? नहीं, भाई कपड़े भी फट जाएंगे धोने से। तो मुलायम होना चाहिए और क्षार नहीं होना चाहिए। साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षार कपड़ों के लिए और त्वचा के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। और उसका जो वजन है वो भी कम होना चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं अच्छे साबुन के गुण। और झाग भी अधिक देना चाहिए। भाई झाग अगर कम होगा तो कपड़े की सफाई कम होगी। झाग भी अधिक होना चाहिए। जो साबुन होते हैं तो वो मृदु जल के साथ झाग देते हैं और कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं। कठोर जल जो होता है उसमें साबुन को अगर घोला जाए तो वो। अब इसके बाद में साबुन के उपयोग क्या होते हैं? साबुन के उपयोग क्या होते हैं? बता सकता है कोई साबुन के उपयोग क्या होते हैं? कपड़े और शरीर की सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। और किस में उपयोग किया जाता है? चर्म रोगों में। चर्म रोगों में भी साबुन का उपयोग किया जाता है। शेविंग के लिए भी साबुन का उपयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे शेविंग के लिए साबुन का उपयोग कैसे करते हैं, है ना? जो शैम्पू होता है तो वो भी साबुन होता है। शैम्पू उसको बोलते हैं मुलायम साबुन। और जो शेविंग सॉप होती है, शेविंग सॉप मैंने शेव करने वाली जो है एक साबुन होती है जिसको फुलाते हैं तो वो साबुन जैसा ही तो प्रतीत होता है, तो वो भी शेविंग सॉप होती है, तो वो भी मुलायम साबुन। तो शेविंग सॉप में भी साबुन का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में आता है नहाने के साबुन और कपड़े धोने के साबुन में अंतर। कपड़े धोने का साबुन
नहाने का कपड़े धोने के साबुन और नहाने के साबुन में अंतर क्या होता है? जो कपड़े धोने का साबुन होता है वो कठोर होता है। कपड़े धोने का जो साबुन होता है वो कठोर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्षार उपस्थित होता है। क्योंकि उसमें क्षार उपस्थित होता है। और जो नहाने का साबुन होता है वो मृदु होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्षार उपस्थित नहीं होता है। अब दूसरा पॉइंट, कपड़े धोने वाले साबुन में हानिकारक क्षार पाया जाता है। हानिकारक क्षार पाया जाता है। और जो नहाने का साबुन होता है उसमें हानिकारक क्षार नहीं पाया जाता है। ठीक है। और इसमें कपड़े धोने के साबुन में एक विशेष गंध मिलाई जाती है। विशेष भाई जब बनाया जाता है तो उसकी गंध अरुचिकर होती है, अच्छी नहीं लगने वाली होती है। तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध डाली जाती है कि उसी प्रकार की उसमें गंध आए। उसमें रंग नहीं डाले जाते हैं। और जो मुलायम साबुन होते हैं या मृदु साबुन होते हैं या नहाने के साबुन होते हैं उनमें विशेष प्रकार के तेल डाले जाते हैं। तेल, तो उनकी जो गंध होती है वो नहाने के साबुन में आती है और वो मृदु भी होते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं क्या, कपड़े धोने के साबुन और नहाने के साबुन में अंतर। अब इसके बाद में आता है साबुन की सफाई क्रिया या साबुन की निर्मलन क्रिया। साबुन की निर्मलन क्रिया क्या होती है वो देखिए जरा। साबुन का फार्मूला होता है C17H35C डबल। ठीक। इसमें दो आयन होते हैं, एक ये आयन होता है, ये आयन होता है। इसमें C17H35C डबल आयन होता है और यानी ठीक। और इसमें भी दो आयन होते हैं, एक ये R होता है, क्या होता है R, तो कह सकते हैं RC डबल O। इसमें जो R होता है वो पॉजिटिव होता है, R पॉजिटिव। तो जो ये R होता है वो लंबी श्रृंखला वाले एल्केन होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले एल्केन होते हैं जो जल स्नेही होते हैं। और जो ये आयन होता है वो जल विरोधी होता है। ठीक। एक आयन जल स्नेही और एक आयन जल विरोधी। जब जल में साबुन को घोला जाता है तो वो इस प्रकार के आयनों में टूट जाएगा और ये जो आयन होगा ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा। एक जल स्नेही होगा और एक जल विरोधी। ठीक। जो जल विरोधी होगा, जल विरोधी होगा वो वसा स्नेही होगा। कैसा होगा? वसा स्नेही होगा। जल स्नेही का मतलब जल में घुल जाए, जल विरोधी का मतलब जल में न घुले। वसा स्नेही का मतलब वसा अपने में घोल ले, वसा अपने में घोल ले, तो वो वसा स्नेही हो गया। अब भाई गंदे कपड़े को साबुन के घोल में डाल, साबुन के घोल में डाल दो, तो जो जल स्नेही है तो वो जल में घुल जाएगा। ठीक। और जो जल विरोधी है तो वो जल में नहीं घुलेगा।
वो किसको घोलेगा? वसा को। तो जो जल विरोधी आयन है वो वसा को अपने में घोल लेता है, वसा को अपने में घोल लेता है। और जो गंदगी होती है वो किसकी होती है? वसा की ही तो होती है। तो गंदगी को वो अपने में घोल लिया। अब वो जो घोल तैयार हुआ वो जल विरोधी है, जल के साथ नहीं मिलेगा। जब जल के साथ नहीं मिलेगा तो जब जल की धारा से उसको धोया जाएगा तो वो अलग चला जाएगा। भाई उसमें मिलेगा तो है नहीं, तो वो अलग चला जाएगा और इस प्रकार से कपड़ों की गंदगी दूर हो जाएगी। बात ना समझ में है। भाई साबुन को जब जल में घोलते हैं तो वो दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है। एक आयन को ऋण आयन और दूसरे आयन को धन आयन कहते हैं। ऋण आयन को स्टीयरेट आयन बोलते हैं, स्टीयरेट आयन बोलते हैं। जो स्टीयरेट आयन होता है वो दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना होता है, आर और सी डबल। इनमें से आर जो होता है वो जल से नहीं होता है और सी डबल जो होता है वो जल विरोधी होता है। जो जल स्नेही आयन होता है वो जल को अपने में घोल लेता है या जल में घुल जाता है, और जो जल विरोधी होता है वो जल में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है। जल विरोधी आयन वसा को अपने में घोल लेता है, वसा को अपने में घोल लेता है। इस प्रकार से जब साबुन के घोल में गंदे कपड़े डालते हैं तो जो जल विरोधी होता है या वसा स्नेही होता है वो वसा के कणों को अपने में घोल लेता है, जिससे कि वसा की कपड़ों में पकड़ कमजोर हो जाती है। जब अपने में घोल लेगा तो उससे छूट जाएगा, मतलब उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसके बाद में जल की धारा से धो देते हैं, जल की धारा से धो देते हैं तो ये जल विरोधी होने के कारण जल में मिलता नहीं है और पृथक हो जाता है। इस प्रकार से कपड़े साफ हो जाते हैं। इसे ही साबुन की निर्मलन क्या कहते हैं? निर्मलन क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद में आता है डिटर्जेंट। क्या आता है? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को अंग्रेजी नाम होता है डिटर्जेंट और हिंदी नाम होता है अपमार्जक। हिंदी नाम क्या होता है? अपमार्जक। वैसे डिटर्जेंट साबुन नहीं होते हैं, डिटर्जेंट जो होते हैं वो साबुन नहीं होते हैं, परंतु साबुन के समान गुण विद्यमान होते हैं। भाई डिटर्जेंट वास्तव में साबुन नहीं है, किंतु डिटर्जेंट में साबुन जैसे गुण पाए जाते हैं। अर्थात डिटर्जेंट का उपयोग भी कपड़े साफ करने, बर्तन साफ करने, अन्य वस्तुओं को साफ करने के काम में लाया जाता है। डिटर्जेंट वह कार्बनिक यौगिक होता है जो मृदु जल और कठोर जल दोनों के साथ आसानी से झाग देते। मतलब साबुन तो केवल मृदु जल के साथ झाग देता है, लेकिन जो अपमार्जक होता है वो मृदु जल और कठोर जल दोनों के साथ झाग देता है। यही क्या होता है? डिटर्जेंट पाउडर होता है। अब इसके बाद में कोई डिटर्जेंट का फार्मूला भाई पूछा जा सकता है कि एक डिटर्जेंट का फार्मूला बताओ या दो डिटर्जेंट के फार्मूले बताओ, नाम बताओ। तो एक डिटर्जेंट होता है सोडियम लारिल सल्फेट, सोडियम लारिल सल्फेट, ये एक डिटर्जेंट होता है। इसका फार्मूला होता है C12H25, C12H25O या SO3 यानी
एसोथेरिन, ये होता है सोडियम लारिल सल्फेट का फार्मूला। ठीक। और एक होता है लारिल सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे बनाया जाता है। ये जो सोडियम लारिल सल्फेट होता है तो लारिल सल्फ्यूरिक अम्ल से बनाया जाता है। लारिल सल्फ्यूरिक अम्ल की कास्टिक सोडा से करा देते हैं क्रिया, तो बन जाता है सोडियम लारिल सल्फेट। अब डिटर्जेंट की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? डिटर्जेंट तेल रहित होना चाहिए। डिटर्जेंट कैसा होना चाहिए? तेल रहित होना चाहिए। इनका जली विलयन उदासीन होना चाहिए। और ये जो डिटर्जेंट होते हैं ये मृदु जल और कठोर जल दोनों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अब लास्ट हेडिंग इसकी बचती है साबुन और डिटर्जेंट में अंतर। साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है? एक तरफ साबुन डाल लेंगे और एक तरफ डिटर्जेंट। भाई साबुन बनाने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। वसा, भाई वसा नहीं होगी तो साबुन, भाई वसा का ही जल गठन कराते हैं तब साबुन बनता है। तो साबुन के निर्माण में तेल या वसा का होना आवश्यक है। डिटर्जेंट में तेल या वसा का होना आवश्यक नहीं होता है। साबुन जो होता है वो टिकिया के रूप में होता है, टिकिया होती है उसकी। और जो डिटर्जेंट होता है वो पाउडर के रूप में होता है। इनका उपयोग, जो साबुन का उपयोग होता है वो कोमल वस्त्रों को साफ करने में नहीं किया जाता है, और जो डिटर्जेंट होता है उसका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने में किया जाता है। यही साबुन और डिटर्जेंट में एक ये भी अंतर तो है कि साबुन केवल मृदु जल में झाग देता है, डिटर्जेंट दोनों का मतलब मृदु जल और कठोर जल दोनों में झाग देता है ना। तो ये साबुन और डिटर्जेंट में अंतर हो गया। अब इसके बाद में एक है तेल या वसा। तेल क्या होता है? तेल या वसा। तेल तो सभी लोग जानते होंगे, तो तेल तो सभी लोग जानते हैं, वनस्पति तेल। तो जो वनस्पति तेल होता है वही वसा है, वही वसा है। केवल तेल होते हैं द्रव अवस्था में और वसा होती है, तेल से ही बनाई जाती है वसा। तेल से ही वसा बनाई जाती है। जो द्रव रूप होता है वो तेल कहलाता है, और जो ठोस रूप होता है तेल का वही वसा कहलाती है। अब जैसे वनस्पति तेल होता है, इसमें हाइड्रोजन डाल देते हैं, हाइड्रोजनीकरण करा देते हैं निकेल कीलक के उपस्थिति में, तो वनस्पति घी बन जाता है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी, तो वनस्पति तेल जो है वो आयल है और वनस्पति घी जो है वो फैट है। आपने देखा होगा कि जो वनस्पति घी होता है जिसको डालडा बोलते हैं ना, तो डालडा में लिखा होता है मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स ऑयल्स ओनली, केवल वनस्पति तेलों द्वारा मेड। तो वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस मिला देते हैं और निकेल का चूर्ण मिला देते हैं, तो वो वनस्पति घी बन जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। इसमें एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में
किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? निकिल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। यहीं से आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट डे अगला चैप्टर आपको बताया जाए।